हेलो एवरीवन। मैं शशांक भारद्वाज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी, महाद्वीपीय भूगोल के कुछ प्रश्नों को। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा उन सभी क्वेश्चंस के साथ एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा बता करके मैं चलूंगा, जिनको आपको नोट करते रहना है। वो आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो सभी एग्जाम्स के लिए हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह महाद्वीप कौन सा है जहां बाघ पाए जाते हैं? विच इज द कॉन्टिनेंट वेयर टाइगर्स आर फाउंड? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी। तो मैं बता देता हूं, हमारा आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया एकमात्र महाद्वीप है जहां बाघ पाए जाते हैं, जहां टाइगर पाए जाते हैं। टाइगर किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? ओनली एशिया में। ओके, और मैं आपको बताता हूं इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं 29 जुलाई को। ओके, टाइगर एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। टाइगर जो है वो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, ये आप याद रखेंगे कैसा है, इंडेंजर्ड स्पीसीज। भारत में किस प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा टाइगर किस स्टेट में है? तो इंडिया के अंदर मैं आपको बता देता हूं, एमपी में। एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर हैं, और है कितने क्वांटिटी में? नंबर में है वो 526। और कर्नाटक में कितने हैं? 526 टाइगर हैं मध्य प्रदेश में, और 524 टाइगर हैं कर्नाटक में। ओके, तो ये बात आप याद रखना। और एक बात कि दुनिया के पूरे वर्ल्ड के 80% टाइगर इंडिया में ही पाए जाते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में। और कहां से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ये बात आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका? तो हमारे ऑप्शन है मिसोरी नदी, मैकेंजी नदी, कोलोराडो नदी, नेल्सन नदी। तो मैकेंजी नदी, कोलोराडो नदी, नेल्सन नदी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मिसोरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर है मिसोरी रिवर, ये बात आप याद रखना। और ये कहां से निकलती है? ये रॉकी माउंटेन से निकलती है। और आगे चलकर ये मिसिसिपी रिवर में मिल जाती है। मिसिसिपी रिवर में ये मिल जाती है। ये मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी है, ये बात आप याद रखेंगे। ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है मिसिसिपी की। मिसिसिपी रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है मिसोरी रिवर जो है, मिसोरी रिवर वो मिसिसिपी की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये बात आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप में लोगों की संख्या से अधिक भेड़ों की संख्या पाई जाती है? इन विच कॉन्टिनेंट आर द नंबर ऑफ शीप मोर देन द नंबर ऑफ पीपल? तो हमारे ऑप्शन है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ अमेरिका। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहां पर लोगों की संख्या से ज्यादा भेड़ों की संख्या पाई जाती है। ओके, और यहाँ एक भेड़ का फोटो दिखाया गया है। ये जो भेड़ है इसका नाम है मैरिनो भेड़ है। ये मैरिनो भेड़ है। ये जो सबसे ज्यादा ऊन का प्रोडक्शन इस भेड़ से होता है। मैरिनो भेड़ से सबसे ज्यादा ऊन मिलती है इस नस्ल की भेड़ से। और ये कहाँ की मूल नस्ल है? ये है स्पेनिश मूल की ये नस्ल है मैरिनो शीप। कहाँ की है मूल नस्ल? स्पेन की, स्पेनिश मूल की नस्ल है। ये बात आप याद रखना। और मैं आपको भेड़ का साइंटिफिक नेम, शीप का साइंटिफिक नेम बता रहा हूं। शीप का साइंटिफिक नेम क्या है? ओविस एरिस।
ओविस एरिस भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है। ये बात आप याद रखेंगे। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। आपको ये बताना है कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा व सबसे बड़ा देश कौन सा है। ओके, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज? तो हमारे ऑप्शन है 193, 174, 189, 163। तो हमारा आंसर हो जाएगा 193। प्रेजेंट में 193 कंट्रीज यूएन के मेंबर हैं। ओके, तो 193 यूएन के मेंबर हैं, 193। और यूएन कब स्टैब्लिश हुआ था? यूएन को कब स्टैब्लिश किया गया था? ये स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको स्टैब्लिश किया गया था। और यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में यूएन का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क, यूएसए। ये बात आप याद रखेंगे। आपको एक क्वेश्चन और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना है कि यूएनओ के प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल कौन है और वो किस देश से बिलोंग करते हैं। ये आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएनओ में इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में, और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। साथ ही डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित देश कौन सा है? Which country is located in both continent of Asia and Europe? तो हमारे ऑप्शन है रूस, टर्की, दोनों या इनमें से कोई नहीं। रशिया, टर्की, बोथ ए एंड बी और नन। तो मैं आपको बता देता हूं कि रशिया और टर्की दो ऐसे देश हैं जिनका लैंड एरिया यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों देश। रशिया और टर्की दोनों देश ऐसे हैं जिनका लैंड एरिया एशिया और यूरोप में आता है। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे बोथ ए एंड बी, रशिया और टर्की दोनों। ओके, मैं आपको बताता हूं तुर्की का जो इस्तांबुल शहर है, इस्तांबुल जो शहर है तुर्की का, वो यूरोप और एशिया के बीच एक पुल की तरह समझा जाता है, एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल की तरह है। वो इस्तांबुल ही ऐसा शहर है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी, जिसका एरिया लगता है। ये बात आप याद रखेंगे। मैं आपको बताता हूं टर्की। टर्की की कैपिटल क्या है? टर्की की कैपिटल है अंकारा। अंकारा टर्की की कैपिटल है। और रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। मॉस्को रशिया की कैपिटल है। ये बात आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला? तो हमारे ऑप्शन है अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप और लेब्राडोर प्रायद्वीप। मतलब अरेबियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पेनिनसुला और लेब्राडोर पेनिनसुला। तो हमारा आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला है अरब प्रायद्वीप, मतलब अरेबियन पेनिनसुला। और ये पेनिनसुला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये जो प्रायद्वीप होता है ये वो लैंड एरिया होता है जो जिसका मैक्सिमम एरिया पानी से घिरा हो ज्यादातर तरफ से, और कुछ हिस्सा जमीन से जुड़ा हुआ हो। और सीधे शब्दों में कहें तो जिसका 3 हिस्से पानी से घिरे हो और एक हिस्सा जमीन से जुड़ा हुआ हो। ओके, तो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। और एक वर्ड होता है आइसलैंड, जिसे द्वीप कहते हैं। द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ये बात आप याद रखेंगे। और जो प्रायद्वीप होता है उसका कोई एक हिस्सा बचा हुआ रहता है जो कि लैंड से कनेक्टेड होता है। बाकी सारा एरिया 3 तरफ कह सकते हैं, 3 तरफ या रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड जो होती है उसके सराउंडेड वाटर होता है और एक हिस्सा उसका लैंड से कनेक्टेड होता है। तो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, जिसका यहाँ फोटो भी दिखाया गया है। ये अरब प्रायद्वीप है। यहाँ देखेंगे इसमें कोई 7 कंट्री आते हैं अरब प्रायद्वीप में। और इधर इसके अरब प्रायद्वीप की एक तरफ रेड सी है, एक तरफ अरेबियन सी है और इधर गल्फ ऑफ ओमान है। ये आप इसको देखेंगे ध्यान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वांटो किस देश का सबसे बड़ा मैदान है? क्वांटो इज द लार्जेस्ट फील्ड इन विच कंट्री? तो हमारे ऑप्शन है जापान, चीन, फिलीपींस और वियतनाम। तो क्वांटो जो मैदान है वो जापान का
सबसे बड़ा मैदान है, जापान का सबसे बड़ा मैदान है। क्वांटो किस देश का मैदान है? जापान का, तो जापान का मैदान हो गया। ओके, और ये भी बता देता हूं मैं आपको साथ ही कि ये किस आइलैंड पे है जापान के, तो ये है होन्शु आइलैंड पे, होन्शु द्वीप पर है ये क्वांटो प्लेन, होन्शु द्वीप। ये बात भी आप याद करना, लिख लेना इसको, होन्शु द्वीप पर पड़ता है। और होन्शु द्वीप पर ही जापान की कैपिटल भी आती है, टोक्यो। टोक्यो जो कैपिटल है जापान की, सबसे बड़ा महानगर है जापान का, वो होन्शु द्वीप पर ही है। ये बात भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरावदी का मैदान किस देश में है? इन विच कंट्री इज द इरावदी फील्ड या इरावदी प्लेन? तो हमारे ऑप्शन है थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस। तो इरावदी का मैदान है म्यांमार में, ये बात आप याद रखना, लिख लेना। म्यांमार में इरावदी नदी का मैदान पड़ता है। और म्यांमार की कैपिटल क्या है? कैपिटल बताता हूं मैं आपको, कैपिटल है न्यूपीडो, 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 DAW। ओके। करेंसी क्या है? करेंसी है म्यांमार की क्यात, ये भी आप याद रखना, क्यात करेंसी है म्यांमार की। और लार्जेस्ट सिटी कौन सा है म्यांमार का? लार्जेस्ट सिटी है जिसको पुराने समय में रंगून कहते थे, उसे आज कहते हैं यंगून। यंगून लार्जेस्ट सिटी है म्यांमार का। और आपको पता होगा कि म्यांमार नया नाम है इसका, पुराना नाम था बर्मा। बर्मा म्यांमार का पुराना नाम था, जो कि बदल करके नया नाम म्यांमार हो गया है, म्यांमार हो गया है। और ये कब से चेंज हुआ है, कब से नाम बदला है म्यांमार से बर्मा? कब हुआ था? ये हुआ था 18 जून 1989 से बर्मा का नाम बदल के म्यांमार कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप की नदियों के मैदानों को कहा जाता है? द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ रिवर ऑफ विच कॉन्टिनेंट? हमारे ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। तो सभ्यता का पालना कहा जाता है एशिया महाद्वीप को, क्योंकि एशिया महाद्वीप में कई क्षेत्रों में कई बड़ी नदियों के किनारे नई नई सभ्यता का विकास हुआ। जैसे सुमेरियन सभ्यता का विकास मैं लिख देता हूं, सुमेरियन सभ्यता कहाँ डेवलप हुई? सुमेरियन सिविलाइजेशन, मैंने सी लिखा है केवल। सुमेरियन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में डेवलप हुई थी, मेसोपोटामिया। और आप सोच रहे होंगे ये मेसोपोटामिया क्या है? ये इराक का पुराना नाम है। ओके, ये इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। सुमेरियन सिविलाइजेशन कहाँ डेवलप हुई? मेसोपोटामिया में। और एक आपने नाम सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस रिवर के किनारे डेवलप हुई थी? ये हुई थी सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप हुई थी। सिंधु और हड़प्पा शहर था। ओके, हड़प्पा शहर था सबसे पहले जो खोजा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और रिवर कौन सी थी? वो सिंधु रिवर थी, सिंधु नदी थी, जिसके किनारे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। और सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा था। ये बात भी आप याद रखेंगे। और एक और सिविलाइजेशन है, वो है हुआंगो सिविलाइजेशन। हुआंगो सिविलाइजेशन कहाँ की है? ये है, सी लिखा है मैंने सिविलाइजेशन को। हुआंगो सिविलाइजेशन ये है चाइना की। और ये कहाँ है चाइना में? ये येलो रिवर के किनारे डेवलप हुई। येलो रिवर, जिसे हुआंगो रिवर भी कहते हैं, मेनली येलो रिवर के नाम से आप पहचानेंगे। चाइना में पीली नदी के किनारे हुआंगो सभ्यता का विकास हुआ था। तो इस तरह से ये सारे शहर मैंने आपको, सारे देश जो बताए हैं, सारी सभ्यता एशिया की बताई है। तो एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया महाद्वीप की लगभग 2/3 जनसंख्या किस नस्ल से संबंधित है? अबाउट 2/3 पॉपुलेशन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट इज रिलेटेड टू विच रेस? तो हमारे आंसर है, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं काकेशाइड्स, द्रविडियन, मंगोलाइड्स और भारतीय आर्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगोलाइड्स। तो एशिया महाद्वीप की लगभग 2/3 जनसंख्या मंगोलाइड है। मैं बता देता हूं, भारत में मंगोलाइड पॉपुलेशन
जो ये है मंगोलाइड जनसंख्या है किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये मंगोलाइड है। मंगोलाइड लोग कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में और आपका उत्तराखंड में और सिक्किम में भी मिलते हैं और ये मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इन जगहों पर आपको ये हमारे देश में मंगोलाइड्स प्रजाति के मंगोलाइड नस्ल के लोग देखने को मिल जाएंगे। द्रविडियन जो होते हैं, द्रविडियन ये साउथ इंडिया में जो लोग होते हैं, नस्ल है, प्रजाति है, वो द्रविडियन लोग हैं। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। भारतीय आर्यों के बारे में आप बहुत सारे वाक्य कहे गए हैं, लेकिन जो जनरली ये सिंधु सभ्यता के किनारे उस समय जो जो लोग आकर के बसे थे वो आर्यन कहा जाता था। पंजाब का एरिया था, सिंधु घाटी वाला, सिंधु नदी के आसपास का एरिया, उस समय आर्य लोग यहाँ आकर के बसे थे पंजाब वाले क्षेत्र में। ओके, ये बात जनरली हिस्ट्री का टर्म्स है, ये वहां ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो भारतीय आर्य ये उत्तर भारत के एरिया में बसे थे, ये बात आप केवल याद रखेंगे। हमारा क्वेश्चन यहाँ ये था कि एशिया महाद्वीप में 2/3 जनसंख्या कौन सी है? मंगोलाइड। ओके, तो ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इन बांग्लादेश? तो हमारे ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना और बराक। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। वहीं अगर गंगा की बात करें, गंगा रिवर को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? गंगा रिवर को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा रिवर को। और जब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तो उनको जाना जाता है पद्मा के नाम से, फिर पद्मा बन जाती हैं। और पद्मा में जब पद्मा में मेघना रिवर मिल जाती है तो ये दोनों मेघना के नाम से आगे चलते हुए बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जब ये दोनों नदी का ज्वाइंट करंट, दोनों नदी की धारा मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वो उसका नाम मेघना होता है। ओके, तो गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। और पद्मा और जमुना मिलने के बाद पद्मा बन जाती हैं और पद्मा में जब मेघना मिल जाती है तो फाइनली मेघना के नाम से आगे बढ़ती हुई रिवर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? वेयर इज शुक्ला फांटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो हमारे ऑप्शन है नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम। तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल में है, जिसको 2017 में नेशनल पार्क बना दिया गया था इसको। और नेपाल की कैपिटल मैं आपको बता देता हूं। नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, ये भी आप याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर ही है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर ही है। मेनली आप जानेंगे नेपाल में है। ओके, दुनिया की 10 सबसे बड़ी चोटी जो है उनमें से 8 नेपाल में ही पड़ती हैं, ये बात भी आप समझना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में सुनहरी त्रिभुज किस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? द गोल्डन ट्राइंगल इन द वर्ल्ड इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो किस चीज का प्रोडक्शन होता है गोल्डन ट्राइंगल में, सुनहरी त्रिभुज में? किस लिए फेमस है वर्ल्ड में? ऑप्शन दिए गए हैं अफीम, कपास, रेशम और जूट। तो हमारा आंसर हो जाएगा अफीम। गोल्डन ट्राइंगल जो है संसार में सुनहरा त्रिभुज जो है वो अफीम के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ये कहाँ है जनरली मैं आपको बता देता हूँ। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इन तीनों का जो कनेक्टिव एरिया है उसमें अफीम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इन तीनों के बॉर्डर पॉइंट्स को मिला करके ही ये सुनहरा त्रिभुज मिलता है, जो संसार में अफीम की खेती के लिए, अफीम के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। यही है सुनहरा त्रिभुज संसार में। ओके, और मैं आपको बता देता हूँ संसार में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अफीम की खेती कहाँ होती है? सबसे ज्यादा अफीम कहाँ होता है, कहाँ प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा अफीम? किस कंट्री में? ये होता है अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है, ये बात आप याद रखेंगे। ओके, अफीम कहाँ उगाया जाता है, किस देश में उगाया जाता है सबसे ज्यादा? अफगानिस्तान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? नगुल्ट्रम इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? तो अब हमारे ऑप्शन दिए गए हैं भूटान, लाओस, वियतनाम और फिलीपींस। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ नगुल्ट्रम है भूटान की मुद्रा। ओके, नगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। और लाओस की क्या है? लाओस की करेंसी है लाओ कीप, ये लाओस की करेंसी है। और वियतनाम की करेंसी है, ये है वियतनामी डोंग, DONG डोंग, वियतनामी डोंग वियतनाम की करेंसी है। और फिलीपींस की है फिलिपिन पीसो
पीसो, फिलिपाइन पीसो फिलीपींस की करेंसी है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेदा जनजाति किस देश की मूल जनजाति है? बेदा ट्राइब इज द नेटिव ट्राइब ऑफ विच कंट्री? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव। तो मैं आपको बता देता हूं, बेदा जनजाति श्रीलंका की मूल जनजाति है। बेदा के अलावा जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं श्रीलंका में, वो सारी की सारी भारत से गई हुई हैं। ओके, तो इस तरह से बेदा जनजाति श्रीलंका की मूल जनजाति है। मैं आपको बता देता हूं कि श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरम। श्री जयवर्धने, लंबा नाम है, थोड़ा सा लिख देता हूं, जयवर्धने, JAYAWAR, गलत हो गया यहाँ पे, मैं नीचे लिख देता हूं, यहाँ शब्द गड़बड़ आ रहे हैं। श्री जयवर्धनेपुरम, JAYAWARDENEPURAM, श्री जयवर्धनेपुरम, इतना लंबा नाम है इसका, श्री जयवर्धनेपुरम। अब ये नई राजधानी है श्रीलंका की। ओके, तो श्री जयवर्धनेपुरम श्रीलंका की राजधानी है। और लार्जेस्ट रिवर बता देता हूं मैं आपको, लार्जेस्ट रिवर जो है श्रीलंका की, लार्जेस्ट रिवर वो है महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की लार्जेस्ट रिवर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। किस देश को विश्व का चावल का कटोरा कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड? तो हमारे ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन और इटली। तो चाइना को चावल का कटोरा कहा जाता है। विश्व का चावल का कटोरा चाइना को कहा जाता है। ओके, तो आप ये याद रखना। और मैं आपको बता देता हूं चाइना किन किन चीजों का प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा करता है। ओके, तो वो चीज है चावल का प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना करता है। गेहूं है, तंबाकू, मूंगफली, सब्जी और फल, ये चीजें हैं जिन चीजों के उत्पादन में चाइना फर्स्ट है, दुनिया में प्रथम स्थान रखता है चाइना। चावल, तंबाकू, सब्जी, गेहूं, मूंगफली और फल उगाने में नंबर 1 पर है। ओके, ये बात आप याद रखेंगे। और एक बात मैं बताता हूं आपको कि जो चाइना है, चाइना का जो बॉर्डर है वो 13 देशों के साथ लगता है। चाइना का बॉर्डर कितने देशों के साथ लगता है? 13 कंट्री के साथ लगता है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे अधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग कंट्री? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं जापान, अमेरिका, इंग्लैंड और चाइना। तो ये है जापान, हमारे क्वेश्चन का आंसर है जापान। सबसे अधिक जलयान बनाने वाला देश है जापान ही है, जो सबसे ज्यादा जलयान बनाता है। ओके, और मैं आपको बताता हूं जापान का जो सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट द्वीप है वो कौन सा है? वैसे तो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन कुछ जो आइलैंड है वो मेन है। तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है? वो है होन्शु आइलैंड जापान का सबसे बड़ा है। और जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाता है। भूकंपों का देश, जापान को क्या कहा जाता है? भूकंपों का देश भी कहा जाता है जापान को। ओके, और जापान में एक जनजाति मिलती है आइनू जनजाति जापान की प्रमुख जनजाति है, जिसको ऐसे भी लिख देते हैं, एनु करके भी लिख देते हैं और आइनू ऐसे भी लिख देते हैं। ओके, तो आइनू जनजाति कहाँ मिलती है? मुख्य रूप से जापान में। जापान में लगभग 20 से 25 हजार लोग, 20,000 से 25,000 लोग आइनू जनजाति के रहते हैं। ये उत्तरी जापान में रहते हैं, जापान के उत्तरी आइलैंड्स में रहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है जापान का? होन्शु। और जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाता है और आइनू जनजाति वहां मिलती है। और जलयान बनाने वाला सबसे बड़ा देश है, मतलब विश्व का सबसे अधिक जलयान बनाने वाला देश है जापान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोयाबीन और चाय की जन्मभूमि किस देश को माना जाता है? विच कंट्री इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ सोयाबीन एंड टी? तो हमारे ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, चीन और ब्राजील। तो सोयाबीन और चाय की जन्मभूमि चीन को माना जाता है, चीन को कहा जाता है सोयाबीन और चाय की जन्मभूमि चाइना। साथ ही मैं आपको बताता हूं कि सोयाबीन भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कौन सा राज्य करता है सोयाबीन का उत्पादन? भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन सोयाबीन का कौन करता है? उत्पादन ये करता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है,
सोयाबीन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में? मध्य प्रदेश। बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा करता है। और भारत में चाय का उत्पादन, टी का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है? वो करता है असम। असम चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और एक बात और चाय से रिलेटेड, जो दार्जिलिंग टी है, दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग टी को 2004-2005 में सबसे पहले जीआई टैग मिला था। भारत के अंदर अगर किसी चीज को सबसे पहले जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था तो वो क्या थी? दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग टी को भारत में सबसे पहले जीआई टैग मिला था। ओके, तो ये याद रखना कि सबसे पहले किस चीज को जीआई टैग मिला भारत में? दार्जिलिंग टी को। और कब मिला? 2004-5 में। ओके, तो चाय सबसे ज्यादा असम में उगाई जाती है भारत में। और सोयाबीन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा किस देश की राष्ट्रभाषा है? भाषा इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया। तो भाषा इंडोनेशिया की राष्ट्रभाषा है। भाषा कहाँ की राष्ट्रभाषा है? इंडोनेशिया की। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल लिख लीजिए, वो है जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। जकार्ता, दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है मैंने। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। साथ ही मैं इन दोनों की बचे हुए ऑप्शन की भी बता देता हूं। मलेशिया की जो राष्ट्रभाषा है वो मलाय है, MALAY, मलाय। फिलीपींस की क्या है? फिलिपिनो। फिलीपींस की राष्ट्रभाषा है फिलिपिनो, याद रखेंगे आप। और जो वियतनाम की है वो वियतनामीज है। वियतनामीज ये यहाँ की राष्ट्रभाषा है। वियतनामीज वियतनाम की है, मलाय भाषा है मलेशिया की और फिलिपिनो है फिलीपींस की। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है भाषा कहाँ की है? भाषा इंडोनेशिया की है, वो क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो इस तरह से आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। और अपने जो भी डाउट्स हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।